हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेश स्टडी में। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का मैं आप लोगों के लिए ये दूसरा क्लास लेकर के आया हूँ। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है दोस्तों। और देखेंगे आगे आपको किस तरह से तारा, आकाशगंगा, ये सभी में आप दोस्तों, यदि आप पहला इसका क्लास नहीं देखे हैं तो आप निश्चित पहला क्लास देखिए। और पहला क्लास का मैं लिंक आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर प्रारंभ करने से पहले मैंने पहला क्लास में जो बताया था थोड़ा उसका पीछे वाला आप लोगों को रिवाइज करवा दूं। दोस्तों, पहला में हमने आप लोगों को बताया था कि तारा कहलाने के लिए दो कंडीशन है, लाइट होना चाहिए, ऊष्मा होना चाहिए। यदि कोई भी ऐसा तारा है जिसके पास लाइट है और ऊष्मा है तो वो तारा कहलाएगा। सूरज भी एक तारा है और चंद्रमा तारा नहीं है। दोस्तों, तारा बनने से पहले विरल अवस्था में गैस रहता है, दूर दूर तक बिखरा हुआ। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, केंद्रित होकर के एक जगह आता है तो वो निहारिका बन जाता है, नेबुला बन जाता है। फिर नेबुला में क्या होता है कि ऊष्मा की वजह से वहाँ पर आग लग जाता है। तो यहाँ से ऊष्मा और फिर आग लगने से वहाँ लाइट आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, तारा बन जाता है। और तारा में क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होने लगता है। हाइड्रोजन हीलियम में संलयन प्रक्रिया के द्वारा, और तारा प्लाज्मा अवस्था में रहता है। और प्लाज्मा अवस्था सॉलिड और लिक्विड के बीच का अवस्था है। जैसे प्लाज्मा जो है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि जो रक्त बाहर निकल जाता है, जम जाता है, गोंद, अलकतरा देखे होंगे, कोलतार देखे होंगे, ये सब क्या है, ये सब आपका उदाहरण है किसका, ये सब आपका उदाहरण है प्लाज्मा का। इसके बाद जैसे तारा बन गया, तो तारा बनने के बाद जैसे इसका ऊष्मा घटने लगता है, तो ऊष्मा घटने के बाद क्या हो जाता है, ये सभी लाल दानव बन जाता है, लाल दानव बन जाता है। दोस्तों, लाल दानव का रूप बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है, और इसका ऊष्मा, इसमें ईंधन कम होता है, ईंधन कम, साइज बड़ा होता है। और फिर लाल दामन से क्या, लाल दानव के बाद क्या बन जाता है, लाल दानव के बाद छोटे तारा जो चंद्रशेखर सीमा 1.44 से छोटा होगा, वे श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन तारा यानी व्हाइट डवार्फ, और व्हाइट डवार्फ को जीवाश्म तारा कहते हैं। अंतिम बार तारा व्हाइट डवार्फ के रूप में ही चमकता है, और जब व्हाइट डवार्फ का सारा ईंधन खत्म हो जाता है तो काला वामन बनता है। दोस्तों, यदि इसमें बड़ा तारा की बात करेंगे दोस्तों, आप लोग यहाँ जान लीजिए कि ये पहला क्लास का मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप नहीं देखें तो वो देखिए, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो इसके बाद होता है क्या है कि फिर बड़ा तारा बनता है, जिसे अभिनव तारा कहते हैं। और अभिनव तारा में दोस्तों, ये रूप इसका बड़ा होता है। अभिनव तारा क्या होता है, बड़ा होता है, और इसे सुपरनोवा भी कहते हैं। और बड़ा होने की वजह से ये क्या होता है, विस्फोट कर जाता है। और विस्फोट होने के बाद इससे चार तारा बनने की संभावना होता है, न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा, क्वेसर तारा और ब्लैक होल। ब्लैक होल भी एक तारा है दोस्तों। ब्लैक होल का घनत्व बहुत ही उच्च होता है, और ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी का वजन 10 हाथी के बराबर होता है। गलती से यदि कोई आपके ऊपर एक चम्मच मिट्टी फेंक दिया तो बस आप दब जाइएगा वहीं, इसीलिए बच के रहिएगा। तो इसीलिए न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। पल्सर जो होता है तेजी गति से घूमने वाला तारा होता है, और क्वेसर भी होता है। दोस्तों, ये पल्सर के बारे में पिछले बार बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा गया था कि पल्सर क्या है, तो उच्च गति से घूमने वाला तारा है। और दोस्तों, पल्सर के बारे में कई बार पूछ लिया गया है, इसीलिए अब आगे संभावना है क्वेसर, क्वेसर के बारे में पूछा जाएगा, क्वेसर के बारे में। तो क्वेसर भी क्या है, तेजी, उच्च गति से घूमने वाला एक आपका तारा है। उसके बाद क्या है, ब्लैक होल। इसी प्रकार दोस्तों, चंद्रशेखर सीमा 1.44 है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये आपको पिछले वाला मैंने रिवाइज करवा दिया। और दोस्तों, एक बात यहाँ ध्यान देंगे आप लोग कि तारा का जो क्या कहते हैं, रंग होता है, उसके पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। यदि समान ताप, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तो उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग होगा लाल। नॉर्मल टेम्परेचर पर लाल रंग होगा, नॉर्मल पर लाल होगा। और जब मध्यम रहेगा तो वाइट होगा, सफ़ेद होगा। जब मध्यम रहेगा तो सफ़ेद होगा, जब हाई रहेगा तो हाई रहने के बाद नीला होता है, ब्लू होगा। हाई रहेगा तो नीला रहेगा। तो लोग, चलिए, यहाँ तक मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दिया हूँ। दोस्तों, आप लोग क्या करिए कि आप लोग निश्चित पहला क्लास देखिए, ताकि आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आए। वैसे आप दूसरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा कम आएगा, क्योंकि यहाँ मैंने आप लोगों को पिछला जो है वो रिवाइज करवाया हूँ। चलिए दोस्तों, आज यहाँ से प्रारंभ करते हैं। पिछला क्लास में मैंने आप लोगों को काला वामन तक बता दिया था, और ये काला वामन, ब्लैक डवार्फ, यहाँ फिर से यहाँ शुरू कर देते हैं। एक बार देख लीजिए कि व्हाइट डवार्फ जो है, WD मतलब व्हाइट डवार्फ
डवार्फ जब चमकना बंद कर देता है तो वह ब्लैक डवार्फ का रूप ले लेता है। वाइट डवार्फ यदि चमकना बंद कर दिया तो ये क्या रूप ले लेता है, ब्लैक डवार्फ। इस प्रकार तारों का अंत हो जाता है। तारों का अंत दोस्तों ब्लैक होल के रूप में भी होता है और ब्लैक डवार्फ के रूप में भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है आपका पॉइंट सही से देखेंगे कि यदि लाल दानव का मास सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना बड़ा हो तो वह अभिनव तारा का रूप लेगा। दोस्तों अभिनव तारा का रूप लेने के लिए 1.44 गुना बड़ा होना चाहिए और ये चंद्रशेखर सीमा का मान है। दोस्तों यदि अभिनव तारा की बात करें तो ध्यान देंगे दोस्तों, अभिनव तारा के बारे में आप लोगों को पूरा बता दिया गया है, बस यहाँ आपको रिवाइज के लिए देखना है कि अभिनव तारा क्या है। तो दोस्तों अभिनव तारा जो है ये अभिनव तारा है, इसमें कार्बन जैसे हल्का पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ का रूप लेने लगता है। जैसे ये अभिनव तारा में कार्बन जैसा हल्का पदार्थ प्रारंभ में रहता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, भारी पदार्थ का रूप लेकर के लोहा का रूप ले लेता है, जिस कारण से ये विस्फोट हो जाता है। इसी कारण अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। देखिए दोस्तों आगे आप लोगों को सारा बात एक एक बात आपको समझ में निश्चित आएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब देखेंगे न्यूट्रॉन तारा। तो न्यूट्रॉन तारा के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है कि न्यूट्रॉन तारा अभिनव तारा या अभिनव तारा के विस्फोट के बाद बनता है और इस पर आवेश नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे कि ये पल्सर है, और पल्सर क्या है, इसमें देखिए यह तारा बुझता और चमकता रहता है, ये बुझता चमकता रहता है। तो बुझता, आप लोग आकाश में देखे होंगे कि कोई तारा बुझता है फिर चमकता है, तो इसी तरह वो पल्सर तारा है और यह तेजी गति से घूमने के लिए प्रसिद्ध है, ये पल्सर। और क्वेसर जो है दोस्तों, क्वेसर को तो आप लोग निश्चित ही ध्यान से याद रख लीजिए, चूँकि ये आप आगे पूछा जाएगा। यह भी तेजी गति से घूमने वाला क्या है, तारा है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों तो आप देखिए यहाँ ब्लैक होल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है, यहाँ भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। दोस्तों ब्लैक होल जो है, ये ब्लैक होल शब्द का प्रयोग देखिए, ध्यान देंगे यहाँ आप लोगों कि ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है जॉन व्हीलर के द्वारा 1967 में किया गया था। जबकि ब्लैक होल शब्द की प्रयोग सर्वप्रथम जॉन व्हीलर के द्वारा 1967 में किया गया था। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि ब्लैक होल का जो है परिकल्पना सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। तो चलिए यहाँ देखिए आगे, ब्लैक होल अपने अति उच्च घनत्व के कारण प्रकाश को भी आर पार नहीं होने देता। जैसे ब्लैक होल है, आप वहाँ कितनों बड़ा लाइट पावर वाला चला दीजिए, आर पार नहीं कर सकता। इसका कारण क्या है, तो दोस्तों इसका कारण है उसका अति उच्च घनत्व। ये श्वेत वामन व काला वामन को भी अपनी ओर खींचता है, अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में होता है। दोस्तों तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में और ब्लैक डवार्फ दोनों के रूप में होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए लाल दानव का आकार बड़ा होता है। आप लोगों को मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि लाल दानव का जो होता है रूप जो होता है लाल दानव का बड़ा होता है और इसका ईंधन इसमें कम होता है। साइज बड़ा होता है लेकिन ईंधन इसका क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट देखिए आगे वाला कहते हैं कि सूर्य जब लाल दानव का रूप ले लेगा तब अपने आसपास के 4 ग्रहों को जला देगा। देखिए दोस्तों ये सीन कितना भयंकर होगा कि ये लाल दानव का रूप ले लेगा तो आसपास के 4 ग्रहों को जला देगा। तो तब तक तो अपने लोग का मतलब वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा समय, फिर बचेगा वो जो वो सब देखेगा, वो सब अपना बचाएगा, कैसे बचता है। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ वाइट होल जो है, ध्यान देंगे दोस्तों ये कई बार पूछा गया। आप लोग पढ़े होंगे ब्लैक होल, लेकिन वाइट होल के बारे में आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे। यहाँ ध्यान दीजिए कि वाइट होल है क्या। दोस्तों ये वाइट होल जो है एक परिकल्पना है दोस्तों, ध्यान देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाइट होल क्या है। तो वाइट होल सिर्फ और सिर्फ एक परिकल्पना है। तो इसमें परिकल्पना क्या किया जाता है, वाइट होल में यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहे हैं, सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ जाते हैं। तो ये क्या है,
परिकल्पना है। जैसे नहीं देखते हैं आप लोग गाँव में, जैसे किसी को जो बच्चा होता है, बुदरू जो होता है, तो बच्चा में उसको क्या करता है, खिलाता है, खिलाते खिलाते उसकी माँ बोलती है कि चंदा मामा दूड़ के पूरी पकाए खीर के। इस तरह से अपना बच्चा को खिलाते हैं और धीरे धीरे जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वही माँ बोलती है कि मैं अपने बेटे के लिए चाँद जैसी बहू लाऊंगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कांड क्या करवाना चाह रहे हैं। यहाँ ध्यान देंगे कि बच्चे में वही चंदा मामा रहते हैं और जब बड़ा वो बेटा हो जाता है तो वो चंदा कहती है कि चाँद जैसे बहू लाऊंगी। तो वही देखिए, तो वो क्या है, कल्पना होता है। तो इसी तरह ये व्हाइट होल जो है एक परिकल्पना है। कई बार पूछा गया दोस्तों, ध्यान से इसको आप लोग याद रखेंगे। तो व्हाइट होल एक परिकल्पना है जिसमें यह माना जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट अब आपका शुरू होगा दोस्तों आकाश गंगा। दोस्तों यदि आकाश गंगा की बात करें तो आप कहेंगे कि आकाश गंगा कहते हैं किसे। तो आकाश गंगा किसे कहते हैं मैं आपको बताऊं दोस्तों। आप ऐसे अपना सर को उठाइए और ऊपर की तरफ देखिए और आपको जितना भी दिख रहा है सभी क्या है, आकाश गंगा। और इसे ही क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। आकाश गंगा को कहते हैं गैलेक्सी। ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को गैलेक्सी कहते हैं। तारों के जो असंख्य समूह है उसे क्या कहते हैं, गैलेक्सी। आकाश गंगा कहते हैं। दोस्तों आकाश गंगा की कुल संख्या जो है 100 अरब है, 100 अरब। और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। ध्यान देंगे कि आकाश गंगा की कुल संख्या 100 अरब है और एक आकाश गंगा में तारों की संख्या 100 अरब है। अब देखिए कि आकाश गंगा कैसा होता है दोस्तों। आकाश गंगा जो होता है दोस्तों, ये आपका आकाश गंगा है। तो आकाश गंगा बहुत सारा है। जैसे एक आकाश गंगा मान लीजिए आपका ये हो गया, एक आकाश गंगा ये हो गया, एक ये हो गया और ये एक आकाश गंगा हो गया। ये तारों का समूह है। और ये भी आकाश गंगा, ये भी आकाश गंगा, ये भी आकाश गंगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ सब कुछ आपको समझने वाला है। आप समझिए, ध्यान देंगे। आप यदि ध्यान देंगे तो ही आप समझ पाएंगे। इसीलिए दोस्तों देखिए, आकाश गंगा जो है, मान लीजिए कि इसको मैं पहला नाम दे देता हूँ। मान लो कि ये 1 नंबर का आकाश गंगा है, ये 2 नंबर का है और ये 3 नंबर का, ये 4, ये 5 और ये 6 नंबर का है। दोस्तों होता क्या है, होता ये है दोस्तों कि आकाश गंगा जो है ये तारों का समूह है। और आकाश गंगा में जो होता है, तारे कहाँ सर्वाधिक होता है, तो आकाश गंगा का जो सेंटर होता है, सेंटर, जैसे यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक बीच में बना रहा हूँ। आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो सेंटर है, ये बीच जो है, इस बीच वाला भाग को क्या कहा जाता है, बल्ज कहा जाता है। एक बार पूछ लिया था प्रश्न कि तारों की संख्या सर्वाधिक कहाँ होते हैं, तो सभी लड़के लोग क्या किए, मार दिया कि आकाश गंगा में, आकाश गंगा में। तो आकाश गंगा में भाई कैसे होगा, आप ही बताइए। आकाश गंगा का जो सेंटर है, तो मध्य वाला भाग को कहते हैं बल्ज। और इसी बल्ज वाला भाग में आकाश गंगा की तारों की संख्या सर्वाधिक होती है। और तारा ही तो क्या है, ब्लैक होल है। तो ये पूछा जाता है कि ब्लैक होल की संख्या कहाँ सर्वाधिक है, तो आप क्या कहेंगे, ब्लैक होल की भी संख्या सर्वाधिक कहाँ है, बल्ज वाला भाग में। तो ये मध्य वाला भाग को बल्ज कहेंगे। यहीं पर सर्वाधिक तारा पाया जाता है, यहीं पर सर्वाधिक ब्लैक होल पाया जाता है। अब आइए दोस्तों, अब देखिए क्या होता है। अब देखिए, ये है आकाश गंगा 1 नंबर का, ये 2 नंबर का और ये 3 नंबर का, 4, 5, 6 नंबर का। दोस्तों आकाश गंगा की जो उत्पत्ति हुई है 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। तो इसीलिए आप लोग याद रखेंगे 12 बिलियन वर्ष पूर्व। दोस्तों जैसे अपने लोग हैं तो ये आकाश गंगा में ही अपने लोग निवास करते हैं। तो हम लोग कहाँ निवास करते हैं, आकाश गंगा में करते हैं। तो दोस्तों ये सूर्य जो है, सूर्य भी एक आकाश गंगा में है। तो मान लीजिए कि ये 3रा नंबर में यहाँ सूर्य को मैं रख रहा हूँ। तो सूर्य ये है, तो सूर्य भी क्या है, आकाश गंगा के अंदर में है। तो आकाश गंगा की ये चक्कर लगा रहे हैं। तो कैसे लगा रहे हैं, तो ऐसे लगा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज ये क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और दोस्तों इतना आकाश गंगा है, तो आप कहेंगे कि इतना आकाश गंगा है तो इसमें सबसे
महत्वपूर्ण कौन है अपने लिए? तो अपने लिए महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है, ये तीसरा है जिसमें सूर्य रहता है। तो सूर्य जिस आकाश गंगा में रहता है उसे क्या कहेंगे? मंदाकिनी कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे? मंदाकिनी कहेंगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि दूसरे को घर को आप क्या कहते हैं? हाउस कहते हैं, और अपने घर को क्या कहते हैं? होम कहते हैं। इसीलिए दूसरा आकाशगंगा को क्या कहेंगे? आकाशगंगा ही कहेंगे, गैलेक्सी कहेंगे। लेकिन जिसमें सूर्य है उसे क्या कहेंगे? उसे मंदाकिनी कहेंगे। तो सूर्य जिस आकाशगंगा में निवास करती है उसे मंदाकिनी कहा जाता है। तो और ये मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी को ही क्या कहा जाता है? मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे कि मंदाकिनी को यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है कि इसीलिए 3 को मंदाकिनी, यानी तीसरा जो फिगर था उसे क्या कहेंगे? मंदाकिनी कहेंगे, या मिल्की वे कहेंगे, या दुग्ध मेखला कहेंगे। यदि हिंदी मीडियम में परीक्षा एग्जाम होती है तो वहाँ पर आपसे यही पूछा जाएगा, मंदाकिनी या दुग्ध मेखला। मिल्की वे खास करके इंग्लिश मीडियम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसीलिए ना कि इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ता है वो कम पढ़ के वो लोग कैसे आगे निकलते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में एक ही नाम है और हिंदी में है क्या? एक नाम है। जैसे आप कहिएगा क्या, यहाँ इसका मंदाकिनी नाम अलग से है, दुग्ध मेखला अलग से नाम है। आप देख लीजिए ना हिंदी में कितना सारा एक ही चीज़ का 2-2 नाम है, 3-3 नाम है। तो आप याद करते रहिए, आपका तो मतलब याद करना ही पड़ेगा और कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए याद कर लीजिए। तो क्या हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, क्या हमारी, यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों ये कुछ नहीं है, क्या हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है? बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि जिस आकाशगंगा में सूर्य निवास कर रहा है उसे मंदाकिनी कहते हैं। तो हमारी मंदाकिनी क्या है? आकाशगंगा है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि जिस आकाशगंगा में सूर्य निवास कर रहा है, मान लो कि ये आकाशगंगा है तो इसमें सूर्य निवास कर रहा है, तो इसे मंदाकिनी कहते हैं। तो हमारी मंदाकिनी जो है क्या आकाशगंगा है? बिल्कुल है, क्योंकि मंदाकिनी मैंने किसको बोला है? अपने आकाशगंगा को, जिसमें सूर्य निवास कर रहा है। तो हमारी आकाशगंगा हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है, तो बिल्कुल है। लेकिन सभी आकाशगंगा क्या मंदाकिनी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मंदाकिनी तो वही होगा जिसमें सूर्य रहे। तो इसीलिए क्या हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है? तो यस है। चलिए अब दोस्तों ध्यान दीजिए, आप लोग बताइए, आप लोग से एक प्रश्न है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो दोस्तों आप लोग कहेंगे कि अच्छा ये तो आप आसान है, 365 दिन में चक्कर लगाता है। तो 365 दिन में लगाता है, चलिए ठीक है, 365 दिन में लगाता है। ये सूर्य जो है दोस्तों, सूर्य अपने आकाशगंगा का चक्कर लगाता है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ ध्यान देंगे, देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे ऐसे करके ये लगाता है। और दोस्तों कितने दिन में लगाता है जानते हैं? ये लगाता है, ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, आराम आराम से चलता है। देखिए ये 25 करोड़ ईयर में एक चक्कर लगाता है। अपने आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में सूर्य 25 करोड़ वर्ष लेता है। और ये कितने गति से चलते हैं? तो ये गति है इनका 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आकाशगंगा है ही उतना बड़ा कि इतना स्पीड से चलने के बावजूद भी 25 करोड़ वर्ष लग रहा है एक सेकेंड में। जैसे आप पलक झपके 250 किलोमीटर, यानी आप पलक झपकिए 250 किलोमीटर की दूरी तय कर लीजिए। तो इसीलिए आकाश सूर्य की जो है आकाशगंगा में एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रही है, और ये 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है और 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से घूमता है। और दोस्तों सूर्य को अपना HBD हैप्पी बर्थडे मनाने में 25 करोड़ वर्ष लग जाता है, 25 करोड़ वर्ष। तो समझ रहे हैं ना? तो समझिए ध्यान से दोस्तों, कॉस्मिक ईयर जो है इसे कहते हैं ब्रह्मांडीय वर्ष, ये 25 करोड़ वर्ष का होता है। और सोलर ईयर यानी सौर वर्ष जो होता है 365 दिन का होता है। दोस्तों आप ध्यान देंगे कि 3 आकाशगंगा को, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 3 आकाशगंगा को एक साथ मिला करके जो है उसे बनाया जाता है क्लस्टर। 3 आकाशगंगा को मिला करके क्लस्टर बनाया जाता है, इसे ही सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सुपर क्लस्टर में कितने आकाशगंगा
होते हैं। तो आप क्या कहेंगे, 3 आकाशगंगा होता है। तो क्लस्टर 3 आकाशगंगाओं का क्या है, समूह है। और ध्यान देंगे यहाँ दोस्तों, जैसे इस आकाशगंगा में, इस वाला में आप देख रहे हैं कि सूर्य है अपना, तो इसे क्या कहेंगे, मंदाकिनी कहेंगे। तो मंदाकिनी के सबसे नज़दीक का जो आकाशगंगा है उसे कहते हैं देवयानी, यानी एंड्रोमेडा सबसे करीबी है। तो जो मंदाकिनी के सबसे नज़दीक का आकाशगंगा है उसे क्या कहेंगे, देवयानी, एंड्रोमेडा, ये सबसे करीबी है। दूसरा जो सबसे करीबी है, तो दूसरा सबसे करीबी को कहेंगे, दूसरा सबसे करीबी को कहेंगे ना, इसका नाम ही है NGC-M33, NGC-M33। तो ये मंदाकिनी के सबसे नज़दीक का जो है आकाशगंगा उसे देवयानी या एंड्रोमेडा कहेंगे, और जो दूसरा सबसे नज़दीक है उसे कहेंगे NGC-M33। और ये क्लस्टर या सुपर क्लस्टर एक ही बात है। इसमें क्या होता है, 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्लस्टर या सुपर क्लस्टर कहेंगे। सूर्य अपने आकाशगंगा में एंटी क्लॉकवाइज 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है और 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये चक्कर लगाता है। अपना हैप्पी बर्थडे यदि मनाना चाहेंगे सूर्य, तो ये 25 करोड़ वर्ष में मनाएंगे। एक कॉस्मिक ईयर बराबर 25 करोड़ वर्ष होता है और सोलर वर्ष में 365 दिन होता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, आगे दोस्तों आज लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, तो यहीं तक रहने देते हैं। फिर आप लोगों को मैं यहीं से लेकर के अगला वीडियो यहीं से प्रारंभ करूँगा। ये देवयानी से, ये क्लस्टर से मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो शुरू करूँगा, तीसरा क्लास, बस यहीं से शुरू रहेगा। आपको एक एक बात समझ में आ जाएगा। दोस्तों यदि आप प्रारंभ वाला पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाके वो भी देखिए। यदि दोस्तों आप लोग PDF चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम में लिखिएगा ब्रजेश स्टडी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, और उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ पर आपको टेलीग्राम में PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। PDF यदि आप लेना चाहते हैं तो PDF के लिए आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ ब्रजेश स्टडी आप लिखेंगे तो आ जाएगा ब्रजेश स्टडी, और आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। बहुत सारा PDF वहाँ डाल दिया गया है। चलिए दोस्तों, आप सबों का धन्यवाद। आप लोग बने रहिए दोस्तों, और आप लोगों के लिए फिर मैं लेकर के आऊँगा अगला पार्ट्स। धन्यवाद।